हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 5 का एक और सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। गाइस, ये सब्जेक्ट आप लोगों को ऑप्शन में दिया जाता है। मतलब इसमें आपकी चॉइस होती है कि चाहो तो आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो या फिर कोई और सब्जेक्ट भी आपको ऑप्शन में होता है। तो जैसे आप गाइस पब्लिक इकोनॉमिक्स में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं चूज करने में, क्योंकि वो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसी तरह गाइस ये भी सब्जेक्ट काफी ज्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और अगेन टीचर्स की भी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आपको फ्यूचर में मतलब एमएनसीज में काम करना है, मान लीजिए आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। या आप या आप इस सब्जेक्ट में अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, ठीक है, एमए इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो वहां पर भी ये काफी सपोर्ट करता है। इवन एक यूनिवर्सिटी है आईआईएफटी, वो पूरी की पूरी बेस्ड ही इस पूरे सब्जेक्ट पर है। राइट। तो यही सब रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट लेने पर फोकस कराया जाता है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट का बढ़िया प्रमोशन होता है कि ये सब्जेक्ट ऑप्ट करो। साथ ही गाइस, जब जब आप लोग इस सब्जेक्ट को चूज कर रहे होते हो, तो कुछ स्टूडेंट्स का सिलेबस भी देखते हैं। तो सिलेबस भी इसका काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको इसमें वर्ल्ड वाइड नॉलेज मिलती है। आपको समझ में आ जाता है कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड हुआ करता था, क्या क्या ट्रेड थ्योरीज चली थी ओल्ड, और क्या क्या न्यू ट्रेड थ्योरीज आ चुकी हैं, और कैसे कैसे ट्रेड पॉलिसीज बदलती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और इन फ्यूचर अगर आप एक इकोनॉमिस्ट बनते हो तो कैसे कैसे आप भी पॉलिसीज को बदल सकते हो। तो ये सब कुछ सिलेबस में बताया गया है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन ये सिलेबस रिवाइज हुआ है, चेंज हुआ है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है। काफी कुछ नॉलेज आपको इस सिलेबस में पढ़ने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर गाइस आप मास्टर्स का भी प्लान बना रहे हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आते हैं, वो भले सीयूईटी हो या फिर आईआईटी जैम हो, कहीं पर भी हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आपके यहाँ से दोनों चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। वन साइड आपका सेमेस्टर 5 एज अ सब्जेक्ट बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा गाइस, ये आपके एंट्रेंस में भी काफी सपोर्ट करेगा। इवन अगर आप लोग मास्टर्स के अलावा यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हो, आरबी ग्रेड बी की तरफ जाना चाहते हो, यूजीसी नेट की तरफ जाना चाहते हो, नाबार्ड है, साबी है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक्स एग्जाम, तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि ये सब्जेक्ट आपसे पूछा जाए। राइट। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ये भी एक फायदा है। तो मैंने आपको सारे फायदे बता दिए सब्जेक्ट को पढ़ने के। अगर आप अभी भी चॉइस में लगे हुए हो, अभी भी आपके पास ऑप्शन है ये सब्जेक्ट को लेने का, और आपको सही लग रहा है, आप अपने आप सोचिए समझिएगा, अगर आपको सही लग रहा है तो आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए, मार्क्स दिलाने की गारंटी और नॉलेज प्रोवाइड करने की गारंटी हमारी है सेमिकॉन क्लासेस की। आप पढ़ने की गारंटी हमें दे देना कि हाँ सर, हम लोग भी पढ़ाई कर लेंगे। राइट। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसके सिलेबस से रिलेटेड। देखिए, इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं, और अगर मैं सबसे कम वेटेज की यूनिट बताऊं जिसमें सबसे कम वेटेज है, तो वो ये वेटेज है, ठीक है। लेस वेटेज यानी आप मान के चलें पेपर, अगर यहाँ पे 4 यूनिट्स है और पेपर में अगर आपका 7 क्वेश्चन आएंगे, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, यहाँ से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी हद है, मर्जी है, पूछा जा सकता है। नहीं, अगर उनकी मर्जी है तो वो चाहे तो नहीं भी पूछेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन सबसे कम इंपॉर्टेंट है हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, लेकिन हद है मैक्सिमम 8 नंबर का ये पूछा जा सकता है। और वो भी मैं आपको पहले से बता दूंगा कि वो आपसे इंट्रोडक्शन में क्या पूछेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हमारी टीम, हम लोग आपको पूरा समझा देंगे कि वो यहाँ पे क्या पूछने वाले हैं। साथ ही गाइस, इसमें अगला टॉपिक है दैट इज नियो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, ठीक है। नियो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी में हम लोग ओल्ड थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारी रिकार्डियन थ्योरी थी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हैक्सड ऑलिन थ्योरी, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल, जितनी भी हमारी ओल्ड थ्योरीज थी, ओल्ड थ्योरी ध्यान रखना, वो सारी थ्योरीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और वेटेज के नाम पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो वेटेज है वो आराम से 2 to 3 क्वेश्चन की वेटेज है एग्जाम में, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है यहाँ पे। सिमिलरली जो आपका यूनिट नंबर 3 है दैट इज न्यू ट्रेड थ्योरीज,
इसमें भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम मान के चले 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 30 नंबर। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 30 से 45 नंबर, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से तो आधा क्वेश्चन आ गया और टोटल वो आपसे 7 क्वेश्चन पूछेंगे। दे बेसिकली आस्क्ड 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका पूछने का तरीका ये रहेगा। तो न्यू ट्रेड थ्योरी, अब न्यू ट्रेड थ्योरी के अंदर आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करना होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपकी जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज ट्रेड पॉलिसी, जिसमें आप ये पढ़ोगे कि कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को ट्रेड पॉलिसीज में बदला जा सकता है। वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो लगाई जाती हैं, टैक्स टैरिफ हो गया, सब्सिडीज हो गई, कोटा हो गया, जितनी भी पॉलिसीज यहाँ पे डिस्कस की जा सकती हैं वो सबके सब यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। अगर मैं आपको सबसे हैवी वेटेज की बात बताऊं तो यहाँ पे सबसे हैवी वेटेज इन दोनों यूनिट का है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी और सबसे आखिर में इसकी है। ठीक है, तो जो हम पढ़ाएंगे आपको ध्यान रखना, आपको सारा का सारा फोकस करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आपके एग्जाम से आने मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले ऑब्वियसली बात है हम लोग अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैं 1 महीने पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दूंगा जो इन्हीं में से होगी, इनके सब सब टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे आप स्टडी कर लीजिएगा। आप देखना वो आप लोगों को काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको जो स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के साथ में, दैट इज यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज नियो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी। और इसमें जो मैं ट्रेड थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ वो भी मैं एक थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ठीक है मेरा बच्चा, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल बेटा सबसे पहले सजेस्टेड बाय मतलब बाय 2 इकोनॉमिस्ट, इनका नाम है सैमुएलसन एंड जॉन्स। ठीक है बेटा, सैमुएलसन एंड जॉन्स, ये 2 इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ये मॉडल सजेस्ट किया, मॉडल एक्सप्लेन किया। बेसिकली बेटा ये मॉडल बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ 2 into 3। अब आप बोलो सर ये क्या है, तो समझना। आपने पहले एचओ मॉडल, आपने पहले सबसे पहले रिकार्डियन मॉडल पढ़ा, फिर एचओ मॉडल पढ़ा, उसके बाद बेटा आपने स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल पढ़ा, लेकिन बेसिकली एचओ हेक्सचर ऑलिन की है अजम्पशन को ही आपने एक्सटेंड किया था। अब यहाँ पे हेक्सचर ऑलिन की अजम्पशन भी हैं और जो अजम्पशन वहां पे वायलेटेड थी वो कट होके कुछ और अजम्पशन ऐड हो गई हैं। सबसे पहले ये 2 जो ये अमाउंट है ये होम एंड फॉरेन के लिए है, और ये जो 2 है ये 2 गुड्स यानी क्लॉथ एंड फूड, ये इन 2 के लिए है। और ये जो 3 है ये 3 इनपुट फैक्टर के लिए है। कौन कौन सा? एक लेबर, एक कैपिटल और एक लैंड। बेटा एक बात ध्यान रखना, लेबर जो होती है वो परफेक्टली मोबाइल है। मोबाइल होने का मतलब हो जाता है कि उसके पास चॉइस है कि वो लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री में चली जाए या फूड इंडस्ट्री में चली जाए। ठीक है जी, लेबर के पास बेटा चॉइस है कि वो क्लॉथ इंडस्ट्री में चली जाए या फिर फूड इंडस्ट्री में चली जाए, क्लॉथ में या फूड में। लेकिन जो कैपिटल है, जो बेटा कैपिटल है वो स्पेसिफिक फैक्टर है ऑफ व्हाट, फॉर द फूड या फॉर द क्लॉथ, सॉरी रीडिंग के हिसाब से जो कैपिटल है वो क्लॉथ के लिए स्पेसिफिक फैक्टर है और ये फूड के लिए स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक है जी, इसके इसीलिए ही इस चैप्टर का नाम स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल है। ठीक है बच्चा, अब एक एक करके चीजें समझना। अब जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ को बनाने के लिए 2 इनपुट की जरूरत होगी, लेबर तो होगा और एक इनपुट और है, 2 चाहिए होता है। तो क्लॉथ के लिए लेबर तो इंपॉर्टेंट है बट एक स्पेसिफिक फैक्टर कौन सा है उसके लिए? कैपिटल। तो कैपिटल डिनोटेड बाय के। ठीक है बेटा, कैपिटल डिनोटेड एज के। सिमिलरली ये है हमारे पास में फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे फूड जो है ये ऑब्वियसली बात है लेबर तो चाहिए चाहिए, यहाँ पर लेबर तो हर कीमत पे चाहिए, लेकिन इसका स्पेसिफिक फैक्टर क्या है फूड का? लैंड। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना जो लेबर है वो तो डिवाइड हो जाएगी, मोबाइल है 1 और 2। ठीक है, लेकिन जो ये है के, ये कांस्टेंट है। मान लो हमारी क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर लेबर लगी, कैपिटल लगी, लेबर कुछ लग गई, कैपिटल जितनी एंडोमेंट अवेलेबल है उससे कम यूज हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बची हुई कैपिटल यहां चली जाएगी, या फिर
यहां पर कुछ लैंड है बच गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहां पे चला जाएगा, जैसे पहले होता था हेक्सर ऑलिन मॉडल में कि हमारे पास कैपिटल है वो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, वो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है जी। तो बेसिकली मॉडल है 2x2 मॉडल। यहाँ पे 2 कंट्रीज, 2 कम्युनिटीज और 3 फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर मोबाइल है और बेटा रिमेनिंग 2 फैक्टर कौन से हैं, स्पेसिफिक। कैपिटल फॉर फूड, सॉरी कैपिटल फॉर क्लॉथ, लैंड फॉर फूड। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती मेरी आप लोगों को बढ़िया से। एंड बेटा दिस मॉडल सजेस्टेड बाय सैमुएल्सन, ठीक है, दिस मॉडल सजेस्टेड बाय सैमुएल्सन। मैं एक बार और बता देता हूं आपको, क्लॉथ को बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगा विच इज स्पेसिफिक। फूड को बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, लैंड चाहिए होगा, दैट इज स्पेसिफिक। ठीक है बच्चा, ये होगा जी स्पेसिफिक। गॉट इट? यहां तक बात समझ में आई मेरी आप लोगों को? चलिए जी, थोड़ा सा एक छोटा सा नोट लिख लो बेटा, यहां पर आप लोग मेरे साथ में एक नोट लिख लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। लिखना बेटा, the specific factor model but the specific factor model developed by the specific factor model is developed by Samuelson, spelling है Samuelson, Samuelson and Jones, Samuelson and Jones, like Ricardian model, like Ricardian model मतलब कंटिन्यूशन में ही है, like Ricardian model it assumes that economy produces two goods, economy produces two goods and economy can allocate its labor between two sectors, and economy can allocate its labor between two sectors. But unlike Ricardian model, specific factor model allow for existence of factors of production, रिपीट कर रहा हूं बेटा, अनलाइक रिकार्डियन मॉडल, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल अलाउ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड्स लेबर while labor is a mobile factor that can move between sectors। मतलब यहां पे लेबर डिसाइड हो गई, फिर लेबर मोबाइल है यहां पर जो चूज करेगी अपनी मर्जी से सेक्टर्स। ठीक है बच्चा, ठीक है, हमने क्या लिखा जी, मोबाइल फैक्टर दैट कैन मूव बिटवीन टू सेक्टर्स, कॉमा अदर फैक्टर्स आर एज्यूम टू बी स्पेसिफिक, which means they can be used only in production of a particular product, full stop. The specific factor models assumes that each of specific factors can be used only in one sector, while labor can be used in both sectors, full stop। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा मेरी आप लोगों को? कंसेप्ट था यहाँ पर, देखो ध्यान रखना, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि लेबर इज द ओनली फैक्टर विच इज मोबाइल। समझना, जो लेबर है ना, लेबर इज द ओनली फैक्टर विच इज मोबाइल। लेबर एक अकेली फैक्टर जो यहाँ से वहां टहल सकती है। लेबर इज द ओनली मोबाइल फैक्टर, ओनली मोबाइल फैक्टर, लेबर इज द ओनली मोबाइल फैक्टर। ठीक है जी, बट जो हमारे पास में लैंड एंड कैपिटल, ये स्पेसिफिक है। ठीक है जी, ये कैसे जी, स्पेसिफिक है। क्लियर मेरी बात आप लोगों को बेटा? यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर देयर एरियाज, कौन सा गुड कौन से
एरिया में स्पेसिफिक है, अपने अपने एरिया में स्पेसिफिक रहने वाले हैं, ठीक है जी। अब ऐसा समझना, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन, वो बेटा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट विच इंडिकेट दैट, विच indicates that which indicates that marginal productivity of labor decreases। ऑब्वियस ही बात है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीजेज, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर बता रहे हैं, यानी एज लेबर इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, बेसिकली प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कम होती जाएगी, क्योंकि यू नो इट्स बेसिकली इट्स अ सेकंड स्टेज, इट्स बेसिकली अ सेकंड स्टेज। यहां तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? चलिए जी आगे समझना ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया इधर देखो, एक एक करके चीजें समझना बेटा, ठीक है। बड़ा अजीब सा चैप्टर है ये स्पेसिफिक फैक्टर वाला, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ये क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, ठीक है जी, क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ एंड ये लेबर। तो लेबर और क्लॉथ में रिलेशनशिप है, इट्स बेसिकली डिमिनिशेस, डिक्रीजिंग स्लोप का है ये। दिस इज क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ which is a function of labor and capital. Capital is specific. As labor increases, the quantity will basically increase at decreasing rate, which means that, अब बोलो सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो लेबर है ना, वो सेकेंड स्टेज जो होती है हमारी प्रोडक्शन की, आपको पता ही है बेटा, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वो ये वही बताती है कि दिस इज द इकोनॉमिक्स रीजन व्हेन इन एज इनपुट इंक्रीजेस, एट इनपुट इंक्रीजेस प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। प्रोडक्शन इंक्रीज करता है बेटा डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है जी। अगर आप इसका यहां पे ड्रॉ कर लो, सो दिस इज नोन एज बेसिकली एमपीएल। एमपीएल ही तो बनता है बेटा यहां पर, है ना, एंड दिस इज डायग्राम ऑफ एमपीएल ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना है ध्यान से, मेरी बात समझना ध्यान से। क्लॉथ को बनाने के लिए हमें दो इनपुट्स की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी? लेबर की और कैपिटल की। तो लेबर ने तो वेज ली, कैपिटल ने क्या ली बेटा? कैपिटल ने लिया रिटर्न, मतलब रिटर्न टू कैपिटल ओनर। बेसिकली लेबर आर्ट्स का ऑनर कौन है? लेबर खुद है। तो वेज कौन लेता है? लेबर ऑनर लेता है। लेबर ऑनर इज इटसेल्फ, लेबर ही इसकी ऑनर है। लेकिन कैपिटल का लेबर कैपिटल ऑनर है, बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग होगा। तो जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, तो वो जो प्रोडक्शन है, अब वो लेबर और कैपिटल में बेसिकली इनपुट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर हम लेबर और कैपिटल इनपुट्स इन्वॉल्व करते हैं, तो लेबर उसके बिहाफ पे उसके रिटर्न में वेज लेगा, और कैपिटल उसके रिटर्न में ऑब्वियसली बात है एक अमाउंट लेगा। इसे नॉर्मली आर कह सकते हो आप, या रिटर्न ही बोलो ज्यादा बेटर है। अब लॉजिकल बात है, मुझे एक बात क्लियर सी बताओ, कैपिटल तो स्पेसिफिक है और फिक्स्ड है। हमारी लेबर इज द फैक्टर विच इज मोबाइल। अगर लेबर यहां पे ज्यादा आएगी बेसिकली तो क्यूसी बढ़ेगा, लेबर कम आएगी तो क्यूसी कम होगा। आप बोलो सर ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा क्योंकि कैपिटल स्पेसिफिक है, कैपिटल तो कांस्टेंट है, जितनी अवेलेबल है हम उसके टक्कर की लेबर यूज कर लेंगे, ठीक है। मान लो गांव देहात में जमीन बहुत सारी है, ठीक है। अब भाई जितनी लेबर है वो हल्के हल्के करके जमीन यूज करते रहेगा, तो जितनी भी जमीन यूज होगी, कैपिटल या कैपिटल यूज होगा, वो लेबर पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों। अब पॉइंट ये है, ये तो मान लिया कि डिमिनिशिंग है, ठीक है। अब मान लो बेटा कि हमारी इतनी लेबर इन क्लॉथ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गई। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास लेबर के दो ऑप्शंस थे, या तो लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री में जा सकती थी, या फिर लेबर फूड इंडस्ट्री में जा सकती थी, ठीक है। या तो लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री में जा सकती थी, या फिर लेबर बेटा फूड इंडस्ट्री में जा सकती थी। तो अगर लेबर के पास बेटा दो ऑप्शन है, तो मान लो क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर इतनी गई है, तो अगर लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर इतनी गई है, तो बेसिकली उतनी लेबर का जो प्रोडक्शन है, यानी इतनी लेबर का जो प्रोडक्शन है वो इतना होगा जी, एमपीएल बेसिकली, ठीक है। जो क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर इतनी जो इन्वॉल्व हुई है, इतना उसका प्रोडक्शन है, समझ रहे हो? अच्छा, इतना जो प्रोडक्शन है उस पे हमने कुछ पेमेंट करी होगी, क्योंकि देखो समझना, हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरी। अब ऐसी चीजें समझना, ठीक है जी। अब ऐसी चीजें समझना,
जो हमारा VMPL होता था वो हमारा वेज के बराबर होता था। VMPL का फॉर्मूला होता था P इंटू MPL, वो वेज के बराबर होता था। अब यहाँ पे P को हम मान लेंगे 1, तो विच इंप्लाई दैट MPL इज इक्वल टू वेज। तो MPL इज इक्वल टू वेज, यानी अगर हमें इतना प्रोडक्शन करना है, मतलब इतना प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है, तो उसके लिए हमें वेज पे करनी पड़ेगी। अब अगर बात करते हैं कि हमने इतनी लेबर हायर करी है और पर लेबर की प्रोडक्शन इतनी थी, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब पर लेबर को मैंने इतना अमाउंट दिया है और इतनी लेबर है, तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल MPL इज इक्वल टू टोटल वेज पेमेंट, टोटल वेज पेमेंट, ये तो होगा जी, ये सॉरी MPL इज इक्वल टू W है, ये तो है एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, यानी क्वांटिटी 1 पर। भाई एक वेज है, ये एक वर्कर को जा रही है। अब मान लो मल्टीपल वर्कर्स हैं, तो हर वर्कर बेटा एक MPL बना रहा है, हमने मान लिया कौन सेम MPL है, तो टोटल MPL इज इक्वल टू टोटल वेज, ठीक है जी। तो इतना बन रहा है जी, तो ये होगा टोटल MPL इज इक्वल टू टोटल वेज। तो दिस इज दी टोटल वेज। मेरी बात समझ में बेटा आप लोगों को मेरी? सो दिस इज दी वेज विच इज ट्रांसफर टू लेबर ओनर्स, ठीक है, लेबर ओनर्स। लेकिन पॉइंट ये है कि बेटा इतनी इतनी लेबर जो आएगी वो खाली तो आएगी नहीं। इतनी लेबर जो इन्वॉल्व होगी, उससे अपने लिए एक अपनी क्लॉथ इंडस्ट्री वाले स्पेसिफिक फैक्टर चाहिए होगा। सोचो सोचो, एक लेबर MPL बना रही है, तो वो MPL बना तो रही है, बट उसको ना अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक, दैट मीन्स व्हाट, इस केस में कैपिटल चाहिए जी। अब कैपिटल अवेलेबल है बहुत सारी, कैपिटल अवेलेबल है मेरे बच्चे बहुत सारी। मैंने एग्जांपल दिया आपको, मान लो कुछ कंट्रीज हैं, जंगल है, अच्छा जंगल है, तो वहां पे भाई जितने जितने फॉर्म बनी होगी, जितने जितने एरिया बना होगा, जितनी लेबर होगी, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो MPL को मतलब प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री अमाउंट चाहिए, दैट इज कैपिटल, ठीक है जी। अब अगर मैंने मान लो इतनी लेबर हायर करी है, उसने मुझे पर लेबर ने इतना MPL दिया है, तो इतनी वेज जाएगी। और तो क्या होगा, इतनी लेबर के लिए जो कैपिटल हायरिंग होगी वो होगी बेटा ये, मतलब क्योंकि मुझे ये MPL चाहिए, ध्यान रखना MPL लिखा है मैंने, MPK नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। आप बोलो सर MPK क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि MPK कुछ नहीं होता, क्योंकि कैपिटल एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट, ठीक है, वो तो चाहिए चाहिए किसी भी कीमत पर। तो हमें इस प्रोडक्शन करने के लिए, हमने बेसिकली इतना प्रोडक्शन करने के लिए, ये वाला अगर हमें इतनी लेबर लग रही है, तो इतनी कॉस्ट भी बेटा MPL किसके बराबर होता है? कॉस्ट के। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, MPL इज इक्वल्स टू कॉस्ट, नॉट वेज। MPL बेसिकली इज इक्वल्स टू कॉस्ट होता है, वेज इज ऑल्सो द कॉस्ट, ठीक है जी। तो समझना बेटा, दिस रीजन इज नोन एज रिटर्न टू कैपिटल ओनर, ठीक है मेरा बच्चा। ये बात बेटा मैं दोबारा से बताता हूँ, अब समझ, ये तो मैंने बताया आपको क्लॉथ इंडस्ट्री का, ठीक है जी। अब यही चीज मैं आपको बताता हूँ फूड इंडस्ट्री में, दोबारा से बताता हूँ, मतलब बहुत टर्म बदल जाएंगे, ठीक है जी, अच्छे से समझना। अब बेटा पहले इसको भी नोट कर लो, ये वीडियो पॉज करो, ये वीडियो पॉज करो, एंड फाइनली ये वीडियो पॉज करो, मतलब पॉज करके लिख लो, ये आपने साथ साथ भी लिखा होगा। तो अब बेटा फूड इंडस्ट्री हमारे पास में, ये थी क्लॉथ इंडस्ट्री, अब बेटा हमारे पास है फूड इंडस्ट्री। अब जरा ऐसा ऐसा समझना हमारे पास, तो ऐसा समझो बेटा, इधर जरा ध्यान से। तो ऐसा है कि फूड इंडस्ट्री के लिए मैंने डायग्राम बनाया यहाँ, ये, और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली जो दूसरा डायग्राम बनना है वो, ठीक है जी। दिस इज लेबर इन्वॉल्व इन फूड, दिस इज क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एंड दिस इज QF लेबर एंड लैंड, ठीक है जी, QF लेबर एंड लैंड। उसके बाद बेटा ये हमारा वेज हो जाएगा, इधर ये होगा जी हमारा लेबर, एंड आप जानते हो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेट, तो दिस इज दी MPL। तो वही वाला कंसेप्ट है। अब हमारे मान लो हमारे पास फूड इंडस्ट्री में लेबर इतनी आ गई, ठीक है जी, हमारे पास टोटल जो टोटल लेबर थी हमारे पास बेटा L, विच इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, क्लॉथ इंडस्ट्री प्लस फूड इंडस्ट्री, ठीक है जी, क्लॉथ इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री, बेटा इतनी लेबर हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है बच्चा जी। और अब मान लो फूड इंडस्ट्री के अंदर ये इतनी लेबर लगी, अब बेटा वही वाली चीज है,
कि जो लेबर इन फूड इंडस्ट्री है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी उसके लिए जो स्पेसिफिक गुड चाहिए इनपुट, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट है, दैट इज लैंड। ठीक है बेटा, यानी फूड प्रोडक्शन करना है, लेबर तो होगी लेकिन हमारे पास जमीन भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर हमने हमने इतनी इतनी बेसिकली लेकर आया लेबर, हमारा क्या होता है बेटा, वन एट पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा एक MPL होता है विच इज इक्वल्स टू वेज। एक्चुअली बेटा वो वेज नहीं होता, वो कॉस्ट के बराबर होता है कि अगर मुझे एक MPL बनवाना है तो एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन पर, मतलब क्लासिकल थ्योरेटिक्स पर, वो MPL की कॉस्ट क्या होगी। मतलब मैं कहता हूँ जी मुझे 5 पेन बनवाना, तो उन 5 पेन की प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी। तो एज एन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये इक्वलिटी होगी। ठीक है, इक्वल होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन पर। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी किन्स थ्योरी या प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें, मैं कह रहा हूँ जी बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी टोटल MPL। अगर मुझे टोटल इतना, टोटल MPL का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। आप समेशन लगा दो ऑल, तो यहाँ पे बेटा टोटल कॉस्ट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, टोटल कॉस्ट डिवाइड होगी, एक तो वेज कॉस्ट और एक होगी बेटा कौन सी वाली कॉस्ट, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट लग रहा है। इन कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट कौन सा है बेटा, लैंड कॉस्ट। दैट मीन व्हाट, अगर हमें इतना करना है तो ये वेज हो जाएगी, सो दिस इज नोन एज टोटल वेज, and this region is a part of what, this is the return to land owner। ठीक है बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ रिटर्न टू लैंड ओनर। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि इतनी प्रोडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए हमें बेसिकली इतना प्रोडक्शन ऑफ लेबर करने के लिए हम लोग को बेटा हमें इतनी वेज पे करनी पड़ेगी पर पर्सन, और अगर इतनी लेबर लेना है तो इतनी लेबर इनटू वेज ये हो गया। बट इतनी लेबर के लिए हमें हमें ये हमारी बेसिकली इतनी MPL निकल के आएगा। ठीक है जी, ये MPL निकल के आएगा, ये लेबर हमारी इन्वॉल्व होगी इधर। जैसे कि ये इधर आ गया तो ये LF हो गया, तो ये LF होने पर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी फूड के लिए। तो फूड के लिए एक तो लेबर चाहिए थी, कैपिटल, एक हमारे पास लैंड चाहिए था, तो ये बेटा लैंड के लिए अमाउंट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रिटर्न टू लैंड ओनर। आपका क्वेश्चन अभी भी वही है कि सर ये क्यों उधर आया, क्योंकि बेटा ये ऑथर ने जो इसकी कॉस्ट को थोड़ा ऐसे बताया थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल जो है रिटर्न्स टू लेबर, वो रिटर्न्स टू कैपिटल ओनर या फिर रिटर्न्स टू लैंड ओनर, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आप इतना समझ लेना कि हम लोग वेजेस की बात करेंगे, वेजेस के बिहाफ पे हम लोग रिटर्न्स टू लेबर, रिटर्न्स टू कैपिटल ओनर एंड रिटर्न्स टू लैंड ओनर, हम इनकी बातें बेटा करेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक की बात समझ में आती मेरी आप लोगों को, कोई डाउट बेटा यहाँ तक आप लोगों को। चलिए जी बेटा, छोटा सा नोट है, पहले तो आप इसमें अगर आपको जगह स्पेस मिल रही हो तो आप लिख लीजिएगा। आप कह सकते हैं कि कैपिटल ओनर्स अर्निंग जो होगी, कैपिटल, जो मैंने कहानी पूरी बताई, कैपिटल ओनर्स अर्निंग is depends on labor owners earning, labor owners earning। ठीक है बच्चा, लेबर ऑनर अर्निंग्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि बेटा ये इंटरडिपेंडेंसी है। सिमिलरली बेटा ये स्टेटमेंट इधर भी आ जाएगी। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट क्या इधर आ जाएगी बेटा, कि जो लैंड ऑनर अर्निंग होगी, लैंड ऑनर्स अर्निंग जो होगी मेरे बच्चा, would is depend on लेबर ऑनर्स अर्निंग। ठीक है बच्चा, अगेन इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को। नाउ एक छोटा सा नोट लिखना है बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा नोट, बहुत छोटा सा नोट है। ठीक है जी, लिखिएगा। बाय यूजिंग प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ क्लॉथ, बाय यूजिंग प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ क्लॉथ एंड फूड and assuming that there is a given supply of factor of production, and assuming that there is a given supply of factor of production, we can derive ppf we can derive ppf we can derive ppf where ppf measures marginal rate of product transformation, marginal rate of product transformation
मतलब MRT, which measures the amount that has to be given up, which measures the amount that has to be given up in order to produce an additional unit of cloth, in order to produce additional unit of cloth। ये मैंने किसका आंसर दिया बेटा, क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए। फूड के लिए बस ऑब्ले लग के फूड लिख दो, मतलब ऑटोमेटिकली उल्टा इसका फूड के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आती मेरी आप लोगों को? क्या डाउट बेटा यहाँ पर? नहीं जी, चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, हेडिंग समझना बेटा, हेडिंग लिखो। हेडिंग इधर प्राइस, वेज एंड लेबर एलोकेशन। ठीक है जी, प्राइस, वेज एंड लेबर एलोकेशन। जस्ट छोटी सी एक बात समझना इधर डायग्रामेटिकली, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ और एक साइड में MPL ऑफ C रखूँगा और एक साइड में MPL ऑफ F रखूँगा और यहाँ पे पूरा आ जाएगा जी लेबर। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा जी लेबर। गॉट इट बेटा? अब देखो समझना, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, दिस इज MPLF और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्राइस की मल्टी, देखो बेसिकली क्या है ये वेज डिसाइड होगा यहाँ से, वेज। तो वेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमने P को 1 माना था, बट अब बेसिकली जो हमारा वेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्राइस इंटू MPL। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, प्राइस इंटू MPL। तो ये हो जाएगा प्राइस इंटू MPLF और यहां से हो जाएगा प्राइस इंटू MPLC। ठीक है, ये क्लॉथ के लिए, ये फूड के लिए। मान लो जस्ट एग्जांपल हाइपोथेटिकली ये कट हुआ यहाँ पर, so this is the wage in cloth industry, this is the wage in food industry and this is the equilibrium labor, which means that इतनी लेबर इन्वॉल्व है क्लॉथ इंडस्ट्री में, इतनी लेबर इन्वॉल्व है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है बेटा, मतलब ये वाली लेबर जो है इन्वॉल्व है क्लॉथ इंडस्ट्री में, ये वाली लेबर जो इन्वॉल्व है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी एट इक्विलिब्रियम PC इंटू MPLC इज इक्वल टू ये PF इंटू MPLF, ये आ जाएगा जी PC अपॉन में PF इज इक्वल टू MPLF अपॉन में MPLC। इतनी बात समझ में आती है? अब बेटा एक चीज बताओ छोटी सी, MPLF है, MPLF को हम क्या लिख सकते हैं, MPLF को हम 1 अपॉन में ALF लिख सकते हैं। याद है ना, एक बार बताया था मैंने HO मॉडल के अंदर। ठीक है, ऐसी इसको MPLC को 1 अपॉन में ALC लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा ALC अपॉन में ALF। ठीक है बच्चा, बेसिकली PC बाय PF किसके बराबर होगी, ऑटोमेटिकली ALC अपॉन में ALF। तो विदाउट ट्रेड, मतलब विदाउट ट्रेड ऑफ एनीथिंग, PC बाय PF इज इक्वल टू ALC अपॉन में ALF। यानी समहाउ बेटा ये पुराने वाली स्टेटमेंट बन गई, यानी कहीं ना कहीं हमने लिंक कर ही दिया चीजों को। क्लियर बेटा? तो इस पॉइंट पे क्या होगा, PC बाय PF इज इक्वल टू MPLF अपॉन में MPLC विच इज इक्वल टू ALC अपॉन में ALF। ठीक है, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, दिस इज द प्राइस रेशियो, वर्ल्ड प्राइस रेशियो। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं था ज्यादा एक्सटर्नल समझने, बस ये कि एलोकेशन कैसे होगी, यानी सिंपल एलोकेशन। बेटा ये पेपर में तो नहीं आएगी सब चीजें, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इसकी एप्लीकेशन आएगी। तो पहले एक छोटा सा नोट लिख लो इसके लिए, फिर हम यहाँ इसका एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। छोटा सा नोट लिख लो बेटा इसके लिए। assuming that there is perfect competition, assuming that there is perfect competition in both market and firms maximize their profit comma, demand curve for labor will be VMP, demand curve for labor will be VMP,
demand curve for labor will be VMP curve. VMP curve. It means that in each sector, profit maximizing firm will demand labor up to the point where VMP is equals to wage. ठीक है बेटा, VMP is equals to wage, full stop. The wage rate must be same in both sectors. Because labor is a mobile factor of production. ठीक है, and at market equilibrium PC by PF is equals to basically ये होगा PC by PF is equals to MPLF upon में MPLC. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आएगी मेरी आप लोगों को? गॉट इट? चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कंसेप्चुअली. नेक्स्ट हेडिंग बेटा हमारे पास में अब आएगी एप्लीकेशन इसकी. क्या कि अब प्राइसेस में चेंज आ रहा है. ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी जी नॉर्मल वेज एंड प्राइस एंड लेबर एलोकेशन. अब आएगा जी चेंज इन प्राइस. ठीक है, ऑटोमेटिकली वेज में चेंज आएगा है ना. अब आएगा जी हेडिंग चेंज इन प्राइस. ये है चेंज इन प्राइस. अब चेंज इन प्राइस में सबसे पहला केस हमने लिया है इक्वल प्रोपोर्शनल change in price. Equal proportional change in price. नाउ जी समझना ध्यान से. यहाँ पे सेम डायग्राम बनेगा जी इधर. ठीक है जी, सेम डायग्राम बनेगा. बात थी पीसी बाय पीएफ की विच इज इक्वल्स टू एमपीएलसी अपॉन एमपीएलएफ अपॉन में एमपीएलसी की. अब कंसेप्ट है जी जो पीसी बाय पीएफ है, पीसी है वो इंक्रीज हो रहा है एट 10% और जो पीएफ है वो भी इंक्रीज हो रहा है एट 10%. ठीक है जी, यानी दोनों 10-10%, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं. अब देखते जी इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर. पूरा डायग्राम सेम है, सब चीज सेम है. दिस इज एमपीएलसी, दिस इज एमपीएलएफ, दिस इज द डायग्राम, दिस इज ये वाला. ये हो जाएगा हमारे पीएफ इंटू एमपीएलएफ. ये हो जाएगा जी पीसी इंटू एमपीएलसी. ये होगा जी इक्विलिब्रियम एल स्टार. ये हो गया जी वेज डब्ल्यू स्टार एंड डब्ल्यू स्टार मतलब वेज हो गया. ठीक है जी. अब वो कहते हैं जी प्राइस 10% बढ़ गया. अब मान लो जी प्राइस जब 10% बढ़ेगा बेसिकली, जब बेटा अब ऐसे मान के चलो प्राइस 10% बढ़ा है, तो प्राइस जो 10% बढ़ा है दोनों का ही, तो ऑब्वियसली बात है ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड. ठीक है जी, ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड क्योंकि एमपीएल तो चेंज नहीं हुआ ना, प्राइस चेंज हुआ है तो इधर शिफ्ट हुआ. अच्छा फिर इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारा जो प्राइस ऑफ फूड बढ़ा था उससे भी शिफ्ट हो गया 10%. ऐसी प्राइस ऑफ क्लॉथ बढ़ा उससे भी शिफ्ट हो गया 10%. तो यानी ये ऐसा 10% शिफ्ट होगा कि लेबर का मूवमेंट रिमेन सेम. ठीक है जी, लेबर का मूवमेंट रिमेन सेम. ये क्लॉथ का है, ये फूड का है. अब लेबर का शिफ्ट रिमेन सेम, यानी सोचो क्लॉथ इंडस्ट्री में वेज बढ़ गई, सॉरी प्राइस बढ़ गया. क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर प्राइस बढ़ गया. अब जब क्लॉथ इंडस्ट्री में बेसिकली प्राइस बढ़ा तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है. अब ऐसे सोचो क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ा है. ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप अच्छा यहाँ पे साथ साथ ऑन द सेम टाइम फूड के प्राइस बढ़ गए तो फूड की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी. तो आइसो वैल्यू लाइन का जो स्लोप है वो एक बार बढ़ेगा. ठीक है जी, समझना ध्यान से, क्योंकि पीसी वजह से. और जब पीएफ बढ़ा है तो उससे कम हो जाएगा. तो पॉइंट क्या होगा कि अगर कोई लेबर डाइवर्ट भी होगी तो कुछ लेबर वहां गए
तो कोई लेबर यहाँ आ गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम वही पॉइंट हो गया जो पहले था, यानी ये वाला। लेकिन इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में वेज बढ़ गई और इस वाली इंडस्ट्री में भी वेज बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हम एक मतलब दिल्ली और बैंगलोर दो स्टेट्स हैं, मान लो लेबर है, अब मान लो बैंगलोर के अंदर वेज बढ़ गई, तो फटाक से लेबर यहाँ से उठ के बैंगलोर चलेगी, अदर कॉस्ट इग्नोर कर दो फिलहाल, यहाँ से उठ के फटाक से वहां चली गई, ठीक है कोई बात नहीं, वहां काम करने लगी, तो यहाँ पे लेबर कम हो गई, फिर यहाँ वालों ने प्राइस बढ़ा दी तो वहां से लेबर कुछ यहाँ पर आ गई। तो ये कब तक होता रहा, जब तक इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल प्राइस होने पर इक्वल इंक्रीमेंट, बेसिकली इक्वल रेशियो होने की वजह से जो इक्वल पॉइंट हो गया ना, लेबर जितनी गई थी इतनी वापस आ गई क्वांटिटी। सो अगेन दिस इज द क्लॉथ इंडस्ट्री लेबर, दिस इज द फूड इंडस्ट्री लेबर। बात समझ में आई बेटा मेरी आप लोगों को यहां तक क्लियरली? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए जी, एक छोटा सा नोट लिख लो यहाँ पर, इसका इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट तो लिखो क्योंकि नोट साथ साथ अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नोट लिखो बेटा। If there is equal proportion change in price, if there is equal proportion change in price, so that relative price ratio remains constant, so that relative price ratio remains constant, then wage rate change in same proportion, then wage rate change in same proportions, so that real wage rate is unaffected, so that real wage rate is unaffected, real wage rate not nominal, real wage rate is unaffected। क्योंकि देखो वेज बढ़ा उसका प्राइस बढ़ गया, तो पीसी डब्ल्यू बाय पी रिमेन सेम। ठीक है बच्चा जी, ये वाला तो नोटिंग है। ठीक है जी, क्या हमने क्या लगा जी, अनअफेक्टेड, फुल स्टॉप, विद सेम अमाउंट ऑफ लेबर employed, with the same amount of labor employed in each sector, receiving same real wage, stop, मतलब with the same amount of labor employed in each sector receiving same real wage। ऑब्वियसली बात है, दोनों ही सेक्टर्स में रियल वेज सेम मिल रही है, उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, फुल स्टॉप। द रियल इनकम टू कैपिटल, the real income to capital owner and land owner also remains same, so everyone is exactly same position as before, so everyone is exactly in same position as before, full stop। This explains that changes in overall price, changes in overall price will have no real effect, which means that they do change, in any feasible quantity, only changes in relative price will affect, changes in relative price will affect welfare and allocation, welfare और यहाँ पर और allocation of resources। ठीक है बेटा, तो ये प्रोपोर्शन, ये कंसेप्ट था इक्वल प्रोपोर्शन का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगला वाला है इंपॉर्टेंट, जो कि इसका बी पार्ट है, रिलेटिव प्राइस, चेंज इन रिलेटिव प्राइस मतलब किसी एक का ही प्राइस चेंज होगा, मान लो चेंज इन क्लॉथ प्राइस, ठीक है, एट मान लो 10% क्लॉथ प्राइस बढ़ गया, समझ रहे हो, मतलब फूड का प्राइस नहीं बढ़ा, क्लॉथ का बढ़ गया बेसिकली। अब जरा ध्यान से समझना है इधर बेटा, तो अगर आप इधर मेरे से बात करोगे, इसका डायग्राम ये बना, वही कंसेप्ट MPLC MPLF, ठीक है जी,
और ये होगा जी लेबर, ठीक है बच्चा, दिस इज द लेबर, ये और ये होगी जी पी एफ इंटू एम पी एल एफ, ये होगी जी पी सी इंटू एम पी एल सी। मान लो जी इक्विलिब्रियम हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? अब डायग्राम, अगर इसका डायग्राम बनाते हैं, ये बेसिकली लेबर क्लॉथ इंडस्ट्री की, और यहाँ पे आएगा बेटा वेज, और दिस इज द डायग्राम ऑफ एमपीएल, ठीक है बेटा। अब ऐसा सोचो, मुझे जस्ट ऐसा बताओ, प्राइस ऑफ क्लॉथ बड़ा है, तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है जी, जब प्राइस ऑफ क्लॉथ बड़ा है तो ये क्लॉथ का एमपीएल वाला प्राइस बढ़ जाएगा, ये वाला रीजन। समझ रहे मेरी बात को? यानी पॉइंट 1 था, तो सेकंड पॉइंट मुझे कहाँ मिला? 2 इधर। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? समझ में आई आप लोगों को? यानी मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर प्राइस बढ़ा तो क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वैसे लेबर की डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी। मान लो क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर वो बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है लेबर की डिमांड बढ़ गई क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर इतनी, मतलब पहली क्लॉथ इंडस्ट्री की लेबर इतनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी, बट अब जो डिमांड बढ़ी है वो इतनी और बढ़ गई। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम पहले इतनी क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर लेके चल रहे थे, अब इतनी कर दी हमने। ये तो अब क्या होगा जी, ये क्लॉथ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है जी, समझना यहाँ पे ध्यान से, ठीक है बेटा, क्लॉथ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो ऐसे मान के चलो पीसी इंटू एम पी एल सी इज इक्वल टू वेज था, अब ये 10% बढ़ता तो वेज बढ़ गई थी, जब वेज बढ़ी थी तो बेटा ऑब्वियसली बात है लेबर मोबाइल है तो मोबाइल यानी माइग्रेट हुई, माइग्रेट मतलब वो उस सेक्टर छोड़ के सेक्टर पे आ गई, ठीक है, ऐसा मान लो बस। तो लेबर इन क्लॉथ इंडस्ट्री बढ़ गया एंड लेबर इन फूड इंडस्ट्री कम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया, जैसे लेबर इन क्लॉथ इंडस्ट्री बढ़ा तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ क्लॉथ दैट इज कैपिटल इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उनका रिटर्न भी बढ़ जाएगा, रिटर्न टू कैपिटल ऑनर, रिटर्न टू कैपिटल ऑनर्स बढ़ जाएगा, विल ऑल्सो बी इंक्रीज। ठीक है जी, बात समझ में भी रिपीट आप लोगों को यहाँ तक। लेकिन ऑन द सेम साइड जो हमने जैसे यहाँ लिख देते हैं इसको, जब फूड की डिमांड, फूड की इन्वॉल्व लेबर कम हो गई, ठीक है, क्योंकि क्लॉथ ऑफ चीज इन क्लॉथ वेज ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री बढ़ा है, फूड इंडस्ट्री का तो वेज कम है, फूड का तो फूड इंडस्ट्री का जो वेज वो तो कम है, जिससे कि इनकी ये कम हो गई, जिसकी वजह से बेटा डिमांड फॉर लैंड ऑनर, demand for land decrease, will decrease, which implies that इनका जो रिटर्न है, रिटर्न्स टू लैंड ऑनर्स, लैंड ऑनर्स will also be decrease, will also be decrease, ठीक है बच्चा, यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि रिटर्न्स टू लैंड ऑनर्स will also be decrease। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे कि आपने ये बताया जी, तो पहले इतना था रिटर्न्स टू यहाँ पे कैपिटल ऑनर, क्योंकि हमारी इतनी लेबर थी, ये हमारा टोटल वेज था, ठीक है बेटा। अब लेबर इतनी हो गई क्लॉथ इंडस्ट्री में, तो अब टोटल वेज ये हो गया, और जो उनको रिटर्न है वो अब ये हो जाएगा कंप्लीट वाला। तो इससे क्या आउटकम मिला कि अगर आप बेटा इसको यहां बना लो, बेसिकली इधर था और इनका ये इंक्रीज हो गया, ठीक है बेटा, ये क्लॉथ, ठीक है। सो दिस इज दी बेसिकली रिटर्न्स टू कैपिटल ऑनर। सिमिलरली इनकी बात कर लेते हैं, ये एमपीएल है ना बेसिकली बेटा, यहाँ पर हमारी पहले इतनी डिमांड थी फूड की, फूड लेबर इन फूड, अब वो कम हो गई, तो अब वो कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को क्लियरली? तो ऑब्वियस बात है इनका रिटर्न्स कम हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि आफ्टर दैट प्रोसीजर कैपिटल ऑनर
क्या हो गया जी? बट प्राइस तो क्लॉथ इंडस्ट्री का बढ़ा था ना, तो कैपिटल ऑनर क्या होगा जी? कैपिटल ऑनर हो जाएंगे जी बेटर ऑफ। क्यों बेटर ऑफ? क्योंकि जैसे प्राइस ऑफ क्लॉथ इंडस्ट्री बढ़ा तो बेसिकली क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर लेबर की डिमांड बढ़ गई, और लेबर की डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्योंकि फिर लेबर की वेज बढ़ा दी क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर। जैसे लेबर की वेज बढ़ गई क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर, वैसे वैसे बेटा लेबर माइग्रेट हो गए, लेबर ने अपना अपने अपने एरिया छोड़ के क्लॉथ इंडस्ट्री में चले गए, क्लॉथ सेक्टर में चले गए। ठीक है बच्चा, लेबर अपने एरिया छोड़ के क्लॉथ सेक्टर में चला गया, जिसकी वजह से जब लेबर गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उन्हें कैपिटल भी चाहिए था। फिर कैपिटल ऑनर, ऑब्वियसली बात है कैपिटल की डिमांड बढ़ी। एग्जिस्टिंग है, स्पेसिफिक है, पर डिमांड तो होगी ना, रेंट तो जाता है ना उस चीज का, पैसा तो जाते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ी तो बेटा उनको रिटर्न बढ़ गया, तो रिटर्न टू कैपिटल ऑनर्स विल आल्सो बी इंक्रीज, और जैसे भी इंक्रीज होगा तो बेटा कैपिटल ऑनर्स बेटर ऑफ हो जाएंगे। लेकिन सिमिलरली लैंड ऑनर्स क्या होंगे बेटा? वर्स ऑफ। वो तो आपको पूरी कहानी सेम इसी की वही उल्टी हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट वर्कर्स, यानी लेबर? लेबर के बारे में बताओ, वो बेटर ऑफ होंगे वर्स ऑफ होंगे? ये बताओ जी, वो बेटर ऑफ होंगे या वर्स ऑफ होंगे? क्या होंगे जी? देखो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ इधर आपसे। देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको यहाँ पर कि माना कि प्राइस ऑफ क्लॉथ एट द 10% बढ़ गया था, जिसकी वजह से, मतलब यहाँ मान लो जिसकी वजह से पीसी इंटू एम पी एल सी इज इक्वल्स टू वेज, ये बढ़ गया और ये बढ़ गया। ठीक है जी, ओके डन। चलो जी, बट आफ्टर द इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा जी? प्राइस, अब देखो पी एफ इंटू एम पी एल एफ इज इक्वल्स टू वेज ऑफ एफ। अब देखो क्लियर सी बात है, फूड इंडस्ट्री के अंदर अब लेबर कम है पहले के मुकाबले। फूड इंडस्ट्री के अंदर बेटा लेबर कम है पहले के मुकाबले। अब सोचो जब फूड इंडस्ट्री के अंदर लेबर कम है पहले के मुकाबले, तो क्या करेंगे? फॉर बैलेंसिंग दे इंक्रीज द वेज ऑफ फूड, वेज ऑफ फूड इंडस्ट्री, ठीक है, वेज ऑफ फूड वर्कर्स वो बढ़ा देंगे। जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अच्छा, वेज बढ़ने का सेंस क्या होगा? या तो वो लेबर डिमांड करेंगे, अगर लेबर डिमांड नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने हाई वेज कर दी, अब लेबर तो वहां चली गई। अब पॉइंट ये है कि वो कितनी कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, वो कितनी इंक्रीज कर रहे हैं अपनी लेबर को, मतलब लेबर की वेज को कितना इंक्रीज कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका 10% बढ़ा हुआ था, उन्होंने 10% बढ़ाया था। वो अगर वो 10% कर लेते हैं तो बेसिकली अगर 10% करते हैं तो उनका भी डायग्राम शिफ्ट होगा। बेसिकली अगर वो इस पर ही आ जाते हैं, समझना ध्यान से, अगर वो मान लो इस वाले पर आ जाते हैं तो वो इतना डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, मतलब इस बिहाफ पर एम पी एल एफ इंटू पी एफ, ये वाला समझ लो। तो वो तो चाह रहे थे कि जितनी वेज यहाँ इंक्रीज हुई है क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर, उतनी ही वेज फूड इंडस्ट्री के अंदर बढ़ जाए, वो तो ये चाह रहे थे। ठीक है जी, तो उन्होंने वही ट्राई किया, तो वो बढ़ाते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन दोनों का इक्विलिब्रियम होना था। सोचो कोई लेबर यहां गई, ठीक है जी, अब उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे गई, जब पता लगा कि भाई वहां भी वेज सेम ये वाली है, तो एग्जिस्टिंग लेबर, अब सोचो वहां से लेबर तो वापस आएगी नहीं, अगर आ भी जाएगी तो फिर होता है ना कि इश्यू होता है, वहां से अगर लेबर उठ के वापस आती है तो उसके माइंड में यही रहेगा कि यार अब ट्रैवलिंग करो, जो वेज वहां मिल रही है वही वेज यहाँ मिल रही है, छोड़ो जहां पे काम कर रहे हैं। और अब क्या होगा? पॉइंट ये होगा कि जब इनका इक्विलिब्रियम वेज होगा, मान लो कुछ लेबर यहाँ पर आ गई, कुछ लेबर यहाँ पर आ गई फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो क्लॉथ इंडस्ट्री वाला परेशान हो जाएगा। तो बेटा क्लॉथ इंडस्ट्री वाला, अब सोचो यहां से मान लो कुछ लेबर माइग्रेट हो गई, माइग्रेट टू क्लॉथ इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ये भी अपना वेज बढ़ा देगा, यानी डब्ल्यू सी टू पी सी एम पी एल सी, ये भी अपना वेज बढ़ाएगा जिसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। समझो ना मेरी बात, प्राइस कांस्टेंट है तो फिर क्या बढ़वाना चाहेंगे ये लोग? ये बोलेंगे जी एग्जिस्टिंग लेबर अपने एमपीएल एमपीसी बढ़ा ले, मतलब एमपीएलसी बेसिकली एमपी बढ़ा ले, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ा ले। ये कब तक होता रहेगा? जब तक बेटा इन दोनों की वेज बराबर नहीं हो जाती, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी तो वेज इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर भी तो वेज बराबर है इधर,
मैंने कहा बिल्कुल बराबर है, बट दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर वेज बराबर करते हो, इस वाले लेवल पर करते हो, तो लॉजिकली क्या है, लॉजिकली ये है कि फूड इंडस्ट्री की लेबर इतनी डिमांड होनी चाहिए, क्लॉथ इंडस्ट्री की लेबर इतनी डिमांड होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो गैप है ना, ये वाला, ये हाइपोथेटिकल गैप है। क्यों? अब भाई इतनी लेबर ही माइग्रेट हो रही है, ये बिल्कुल माइग्रेशन वाली, ये दल बदलू लोग हैं, जहां पे फायदा देगा वहां पे भाग लेते हैं, ठीक है। इतनी लेबर वहां चली गई, इतनी लेबर वहां पे चली गई, लेकिन ये माइग्रेशन कहां पे आकर रुकेगा, ये माइग्रेशन यहाँ पे आकर रुक जाएगा। यानी दिस इज द फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द न्यू वेज, ठीक है बच्चा। सो दिस बेसिकली इट्स अ न्यू वेज। यानी इंटरेस्टिंग बात है, बढ़ाना तो 10% चाहते थे, बढ़ गया और ज्यादा, तो मजे ही आ गए। तो इस पॉइंट से मुझे बताओ, दोनों दोनों एरियाज में वेज बराबर हो गई। अब क्या बोलोगे, तुम नाराज बोलोगे तो लोग नाराज होंगे? नहीं। क्या बोलोगे खुश है लोग, खुश बोलोगे उन्हें? नहीं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर सम टाइम पता चला, अरे यार ये तो बराबर ही चीज है, आफ्टर सम टाइम पता चला ये तो बराबर ही वाली बातें ही हैं, ठीक है। तो फिर नुकसान ही हो गया एक तरीके से, लेकिन नुकसान हमें लग रहा है, इंट्यूटिवली वी कांट से एनीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोलेंगे इफेक्ट एम्बिगियस, ठीक है बेटा, एम्बिगियस बोलेंगे इसको यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में मेरी बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि लेबर को पता नहीं चल पा रहा ना, लेबर का दोनों जगह सेम वेज मिल रही, जो पहले मिल रही उतनी अब मिल रही है। और मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि दोनों की इंक्रीज हो गई, दोनों सेक्टर में लेबर की वेज इंक्रीज हो गई। वो कह रहा है जी मेरी हाई वेज होगा, तो मेरी भी हाई वेज है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख लो बेटा यहाँ पर, एक छोटी सी आप लोग। कंसीडर द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज, consider the effect of a price change that affects relative price, that affects relative price, ठीक है बेटा, that affects relative price, comma, suppose that price of cloth increases, suppose that price of cloth increases by 10%, by 10%, थक गया यार बहुत ज़्यादा थक गया मैं, सुबह से शाम तक की रिकॉर्डिंग, सुबह स्टार्ट करते तो रात तक रिकॉर्डिंग्स करते हैं, तो थकेंगे। आपको चेहरे दिख रहा होगा बाल वाल ऐसे, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग बहुत करनी है आप लोगों के लिए, चीज़ें काफ़ी सारी न्यू रिकॉर्डिंग, सबको न्यू कंटेंट रिकॉर्ड ज़्यादा करना है, जो मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ जितना हो सकता है। अच्छा ठीक है, चलो ये तो होता रहेगा। नाउ कंटिन्यू लिखना बेटा, आपने क्या लिखा, क्लॉथ इंक्रीजेस बाय 10% ड्यू टू दिस वेज रेट इंक्रीजेस, बट ड्यू टू दिस वेज रेट इंक्रीजेस बट increase in wage is less than increase in price of cloth, repeat कर रहा हूँ, but increase in wage is less than increase in price of cloth, full stop. Due to this increase in relative price of cloth, due to this increase in relative price of cloth, labor moves from food sector to cloth sector. Actually labor moves from food sector to cloth sector, full stop. The effect of increase in relative price of cloth, the effect of increase in relative price of cloth is that economy produces more cloth, is that economy produces more cloth, more cloth, more cloth and less food, more cloth and less food, full stop. Since higher relative price of cloth leads to, since higher relative price of cloth leads to higher output of cloth, higher output of cloth, so relative supply curve will positively sloped, will be positively sloped, so relative supply curve will be positively sloped, full stop बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना। अच्छा यहां तक की बात समझ में आ गई, ये तो हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करी है इनकी, बट ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। मैं यही ट्राई करता हूं कि जितना मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं चीजों को। तो देखो दो तरह की नोटिंग है,
एक वो नोटिंग जो आपको खुद करनी होती है इस टॉपिक को पढ़कर। मेरा बात समझना, जितनी मैंने कहानी बता रहा हूँ यहाँ पे, जितने मैं एरोज बना बना के कम ज्यादा कर रहा हूँ, इन सब चीजों को बेटा मेरे वीडियो को देखा करो, मतलब 2-3 मिनट की देखो, उसके बाद उस चीज को लिखो जो मैंने बोला है, जो एक्सप्लेन करा है, ठीक है। ऐसे करते करते, और एक नोटिंग वो होती है जो मैं लिखवाता हूँ। मेरी वाली नोटिंग ध्यान रखना बिल्कुल टू दी पॉइंट स्पेसिफिक होती है, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक तो बड़ा याद नहीं होगी, ऑब्वियस ही बात है, बट मुझे ही पता है यार सब चीजें, आप एग्जैक्ट याद तो नहीं रख सकती चीजों को। तो मेरा सजेशन आपके लिए बस इतना ही रहता है कि आप बेटा यही करा करो, मेरी टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लिया करो और मेरा टॉपिक उसको लिख लिया करो, और फिर मेरी नोटिंग को भी लिखा करो, ठीक है बेटा। नोटिंग तो आप लिखते ही हो, तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, बहुत बढ़िया। फिर आपको एग्जाम के लिए दोबारा जब एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना, आपको तो ये तो मैंने खुद लिखा था सारा का सारा, इसने कहाँ लिखवाया, इन्हें तो कुछ और ही लिखवाया है, इन्हें तो एप्लीकेशन लिखवा दी, इसके बेसिस थोड़ी तो मैंने खुद लिखी है, मजा आएगा आपको, ऐसा फील आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करिए। वी हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ, we have to consider the effect of change in relative price, change in relative price of distribution on income, of distribution on income, of distribution on income between workers and landowners, between workers and landowners and capital owners, and capital owners, full stop. Workers find that their wage rate has increased, workers found that their wage rate has increased but less than proportionate increase in price of cloth, but less than proportionate increase in price of cloth, so that, so their real wage in terms of, so their real wage in terms of cloth has reduced, full stop. On the other hand, comma, the real wage in terms of food have increased, the real wage, the real wage in terms of food have increased, full stop. Given this information we cannot say, given this information we cannot say workers are better off or worse off, workers are better off or worse off, full stop. This depends on real importance of food in cloth, this depends on real impact of food comma cloth consumption baskets, consumption baskets, ठीक है बेटा। However, owners of capital are better off because, however owners of capital are better off because their earnings have increased, their earning has increased, but landowners are worse off because, landowners are worse off because their rental income has reduced, their rental income has reduced. Therefore effect of relative price, therefore effect of relative price, therefore effect of relative price change on distribution of income, change, ठीक है बेटा। नाउ एक छोटा सा नोट है, छोटा सा नोट यहाँ पे लास्ट में, मतलब एक जर्नल नोट, ठीक है बेटा। जर्नल नोट वही है जो मैंने आपको याला बताया ना इधर, इसी पर बेस्ड है जो मैंने बताया ना, ये इसी पर बेस्ड है, ठीक है। बस 2-3 लाइनें इसकी बस वो लिख लो बेटा। द फैक्टर स्पेसिफिक टू द सेक्टर, द, मैं रिपीट कर रहा हूं, द फैक्टर स्पेसिफिक टू द सेक्टर whose relative price decreases, whose relative price decreases is definitely worse off, is definitely worse off, full stop. सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्स ऑफ नहीं आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। द फैक्टर स्पेसिफिक टू द सेक्टर हुज रिलेटिव प्राइस, आपने क्या लिखा, मैं बड़े फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जरा एक बार दोबारा से लिख लो। द फैक्टर स्पेसिफिक टू द सेक्टर हुज रिलेटिव प्राइस इंक्रीजेस, हुज रिलेटिव प्राइस इंक्रीजेस, इंक्रीज को अंडरलाइन करना, इज डेफिनेटली बेटर ऑफ, is definitely better off,
फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन बी पॉइंट लिखना है बेटा, बी पॉइंट, द फैक्टर स्पेसिफिक टू द सेक्टर हुज रिलेटिव प्राइस डिक्रीजेस, हुज रिलेटिव प्राइस डिक्रीजेस इज डेफिनेटली वर्स ऑफ, इज डेफिनेटली वर्स ऑफ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन सी लिखना, सी पॉइंट, change in welfare for mobile factor is ambiguous, change in welfare for mobile factor is ambiguous। ठीक है बेटा, यहां तक की बात समझ में आती मेरी आप लोगों को, बढ़िया करके चलिए जी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं लिख देता हूँ बेटा। एक्चुअली ये चैप्टर जो है स्पेसिफिक ट्रेड मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जब आपको स्कैनर से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर आपके कम से कम 2 क्वेश्चन, 1.5 से 2 क्वेश्चन बनना कंफर्म है, ठीक है। तो वो 1.5 से 2 क्वेश्चन बनने के लिए कंटेंट है यूनिट नंबर 2 के पास, क्वेश्चंस है, मॉडल्स हैं। तो स्पेसिफिक मॉडल में अगर इंपॉर्टेंट है तो वो इतना है जितना मैंने आपको करवाया, एक व्हाट इज स्पेसिफिक मॉडल वो बता दोगे आप, और चेंज इन प्राइसेस इक्वल और मतलब प्रोपोर्शनल चेंज, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन या फिर डिफरेंट प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। तो अब 2 टॉपिक्स है, मैं आपको जनरली ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई विल सेंड यू दी नोट्स, मतलब वो जो आपको नोट्स आते हैं ना मेरे पोर्टल पर, वहाँ पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। बट मुझे लगता है कि वो क्लास का एक स्टडी पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, डिस्कस कर रहा हूँ मैं, नोट ही नहीं लिखवाऊंगा उसकी, ठीक है ना बेटा, उसकी नोटिंग नहीं लिखवा रहा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम बेटा यहाँ पर दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड मॉडल, ठीक है। बेसिकली टॉपिक का नाम बेटा इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिफिक मॉडल, ठीक है बेटा, इन स्पेसिफिक मॉडल, इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिफिक मॉडल, बेटा ये टॉपिक का नाम है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा मान लो भाई कंट्री के अंदर, बट इसमें बस इसमें इतना बताया गया है कि बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड, बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड बेनिफिट्स वगैरह कैसे कैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल अब वो कहते हैं हम लोगों से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड। अब आप ऐसे सोचो कि जब ट्रेड नहीं होता था तो ये PC/PF ये कैसे डिटरमाइंड होता था, डोमेस्टिक अपने हिसाब से इसको डिटरमाइन करता था, ठीक है बच्चा। लेकिन आफ्टर ट्रेड इट इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई इंटरसेक्शन, और ये वाला ये अपनी मर्जी से डिसाइड होता था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ अपनी मर्जी से कैसे। ये रिलेटिव डिमांड और ये रिलेटिव सप्लाई, ये होम का और ये फॉरेन का, तो ये बेसिकली है तो इक्विलिब्रियम पर ही। ये मान लो पॉइंट नंबर 1, ये मान लो पॉइंट नंबर 2 और ये मान लो बेटा पॉइंट नंबर 3, तो है तो वो इक्विलिब्रियम पर भी, लेकिन डोमेस्टिक अपना अलग बनाता था और फॉरेन अपना अलग अलग पॉइंट बनाता था यहाँ पर, ठीक है बच्चा। लेकिन आफ्टर ट्रेड पॉसिबिलिटी दे कंबाइंड, तो इन्होंने क्या करा, एक कंबाइंड रिलेटिव सप्लाई कर बना दिया इधर, ये होम का था ये फॉरेन का था, इन्होंने कंबाइंड बना लिया रिलेटिव सप्लाई। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन कर रखा है। फिर बोलते हैं जी यहाँ पे एक जनरल आउटकम है इनका बेटा जनरल आउटकम है, वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब नोट्स पढ़ोगे ना तो इसमें जनरल आउटकम समझना, जनरल आउटकम वो है इस बेटा इसके अंदर, जनरल आउटकम के अंदर कि ट्रेड बेनिफिट जो होते हैं, द फैक्टर दैट इज जैसे ट्रेड बेनिफिट द फैक्टर दैट इज स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ ईच कंट्री, यानी स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर दोनों कंट्री का एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको बेनिफिट पहुंचाता है, एक जनरल आउटकम। और वो हर्ट करता है मतलब बेनिफिट पहुंचाता है, एंड हर्ट करता है किसको, स्पेसिफिक टू इंपोर्ट सेक्टर, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चा, स्पेसिफिक टू इंपोर्ट सेक्टर को हर्ट करता है, स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर को वो बेनिफिट पहुंचाता है। और बेटा मजे की बात क्या है, जो मोबाइल फैक्टर है, मोबाइल फैक्टर वो बेटा एम्बिगियस होता है। क्या होता है मेरे बच्चा, एम्बिगियस।
गॉट इट बेटा? कैसा होता है मेरे बच्चों? वो एम्बिगियस इफेक्ट जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। बाकी यही है बेटा इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। और एक टॉपिक और ऐड करा इन लोगों ने हमारे साथ में। टॉपिक का नेम इज इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी। इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है क्या कि माइग्रेशंस कैसे कैसे होते हैं। मान लो एक होम और एक फॉरेन, मान लो एक, मतलब टोटल वर्ल्ड में इतनी इतनी लेबर है, और अगर फॉरेन के अंदर लेबर बढ़ फॉरेन के अंदर वेज बढ़ जाती है तो कितनी लेबर माइग्रेट हो जाएगी। तो बेसिकली बेटा ये माइग्रेशन पर बेस्ड है, ठीक है बेटा। माइग्रेशन पर बेस्ड है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी बेटा आपको नोटिंग वगैरह मिल जाएगी, ठीक है जी। बाकी रीड कर लीजिएगा आप, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अदरवाइज बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर भी। तो हमने रिकॉर्डिंग पढ़ लिया, ठीक है, एचओ पढ़ लिया, स्टैंडर्ड पढ़ लिया, स्पेसिफिक जो है रीड कर लिया। एक क्लास के अंदर बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो बेसिक लेक्चर है, जो जो बेसिक है, हम वो डिस्कस कर लेंगे बेटा एक क्लास के अंदर, जिसमें ग्रेविटी मॉडल वगैरह की बातें हैं। बहुत बहुत बेसिक है, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ है होगा नहीं। एंड देन आफ्टर दैट बेटा हम लोग यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है जो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो नाउ बेटा अच्छे से पढ़ लेने सब चीज़ों को, नोट कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, व्हाट्सअप कर सकते हो आप एनी टाइम, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।